हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय पारिक पारिक फिजिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है क्लास 11th का चैप्टर 2 और उसमें है डायमेंशंस, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं विमाएं। ठीक है, तो दोस्तों विमाएं या डायमेंशंस क्या होती हैं? विमाएं या डायमेंशंस क्या है और इसकी जरूरत मुझे क्यों पड़ी? तो आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं मैं कि जैसे सपोज करो आपके घर में या आपके एरिया में बहुत सारे या आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट आपको दे दिया और आपसे पूछा गया कि इसका वजन कितना है। ठीक है, तो कई बच्चे बोलेंगे कि इसका जो मास है वो सर 1000 ग्राम है। ठीक है, कुछ एक बच्चे बोलेंगे सर 1 केजी है और कुछ एक बच्चे बोलेंगे सर 2.2 पाउंड है। ठीक है, चीज एक ही है, वजन सेम है, 1000 ग्राम भी उतना ही होता है, 1 केजी जितना होता है उतना ही 2.2 पाउंड होता है। ठीक है ना? तो जब आपकी क्लास में इतनी भिन्नता है तो सोचो इस वर्ल्ड में कितनी डाइवर्सिटी या कितनी भिन्नता होगी। वही अगर मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ को नापने की, तो मैं एक ऑब्जेक्ट दूं, उसकी लेंथ पूछूं तो कई बच्चे बोलेंगे सर 1 मीटर है, कई बच्चे बोलेंगे सर 100 सेंटीमीटर है और कई बच्चे बोलेंगे सर 3.3 फीट है। समझना बात को, जो डायमेंशंस क्यों चाहिए मुझे, है ना? तो तीनों एक ही चीज है, तीनों लेंथ को ही नापने की चीज है और तीनों सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी है। तो इनको लेंथ को बोलो चाहे मास को बोलो, मापने के लिए या शो करने के लिए, अगर मुझे मास की या लेंथ की फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी शो करनी है, मुझे इसका सिंबल देखना है, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो फिक्स हो हर जगह, हर क्लास में, हर एरिया में, हर स्टेट में, हर कंट्री में, या पूरे वर्ल्ड में एक सेम चीज हो। तो इसके लिए मैं डायमेंशंस को पढ़ता हूं। ठीक है, और बात आती है मास की, तो मास के लिए मैंने m ले लिया, इसका फर्स्ट वर्ड। बात आती है लेंथ की, तो लेंथ के लिए मैंने इसका फर्स्ट वर्ड ले लिया। ये होती है डायमेंशन। समझे मेरी बात को? मींस डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस डेराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। कहने का मतलब यह है कि जो विमाएं हैं, विमाएं ये जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, जो फंडामेंटल राशि है मेरे पास में, उसके ऊपर घात लगा करके व्यक्त की जाती है। किसी भी डेराइव्ड यूनिट की जो डायमेंशंस हैं, ठीक है, वो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर घात लगा करके व्यक्त की जाती है। ठीक है, आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर पावर रेज्ड की जाती है, पावर्स बढ़ाई जाती हैं, घातें बढ़ाई जाती हैं। समझ गए? कैसे बढ़ाते हैं अभी आपको बताऊंगा, और सबसे इजी टॉपिक है ये। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। 7 थी ना हमारे पास में, थी। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और इनसे रिलेटेड जो मेरी, ये तो हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और ये हो गया इसका सिंबल। मतलब मैं डायमेंशंस जो है फंडामेंटल क्वांटिटी की, उनके सिंबल को किस तरीके से लूंगा, समझना इस चीज को। तो पहली होती है लेंथ, तो लेंथ का फर्स्ट वर्ड ले लिया मैंने और इनको बड़े ब्रैकेट में शो किया जाता है और इसके ऊपर पावर लगाएंगे 1 2 3। ठीक है, मास, मास का फर्स्ट वर्ड ले लिया मैंने, बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर दिया m, ये इसकी डायमेंशन का सिंबल हो गया। टाइम का फर्स्ट वर्ड है t, तो मैंने यहां बड़े ब्रैकेट में t को ले लिया। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है, तो यहां मैंने a को बड़े ब्रैकेट में ले लिया, इसके पावर्स की फॉर्म में मैं देखूंगा। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को हम बेसिक यूनिट जो होती है वो केल्विन होती है या थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कई जगह के, कई जगह थीटा ले लिया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है कि
कितनी तीव्रता है किसी भी बल्ब के प्रकाश की, किसी भी बल्ब की लाइट की कितनी ज्यादा इंटेंसिटी है, वो होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसको मैं बोलता हूं कैंडला, ठीक है, और इसको मैं सीडी से डिनोट करूंगा। और लास्ट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का कितना अमाउंट है उसको मैं मोल, MOLE उसकी यूनिट होती है, और मोल उसका सिंबल है। तो ये 7 मेरे पास में फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके ये सिंबल्स हैं डायमेंशंस को व्यक्त करने के लिए, डायमेंशंस को शो करने के लिए, ठीक है। तो चाहे तो हिंदी वाले बच्चे मेरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बोर्ड पे पॉज करके लिख सकते हैं। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बोल देता हूं कि लिखे वीमा किसी भी भौतिक राशि, थोड़ी सी क्या है हिंदी टफ होती है तो मैं बोल देता हूं, किसी भी भौतिक राशि की विमा, किसी भी भौतिक राशि की विमा वह घातें होती हैं, किसी भी भौतिक राशि की विमा वह घातें होती हैं जो उस व्युत्पन्न राशि को, जो उस व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए, जो उस व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाते हैं, जो उस व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर लगाते हैं। समझ गए? पॉज करके फटाफट इसको नोट करो। अभी हम देखते हैं कि बीमारियां या डायमेंशंस कैसे निकाली जाती हैं। तो बच्चों ये चीज याद रखना, ये आपको याद होनी चाहिए। अभी डायमेंशंस हम निकालेंगे, आपको लगेगा सबसे इजी चैप्टर है। चलिए डायमेंशंस जो है वो अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा, अभी आपके समझ में आ जाएगा। वैसे तो आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए देखो, मैं बात करता हूं, अब छोटे छोटे क्वेश्चंस की फॉर्म में लेते हैं अपन, एग्जांपल्स की फॉर्म में। तो मैं बोलूं लेंथ की डायमेंशंस कितनी है, तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में, ठीक है। मीटर में मेजर करते हैं तो इसकी डायमेंशन को मैंने ले लिया, साथ L है, L की पावर 1 लगा दिया, ठीक है। लेकिन जब इसको पूरा डिनोट करते हैं तो हम यहां पे करते हैं m की पावर 0, क्योंकि लेंथ में क्या मास की कोई डायमेंशन है? नहीं है, L1। फिर लेंथ में क्या कोई टाइम की डायमेंशन है? नहीं है, तो T0। तो ये इसकी कंप्लीट फॉर्म हो गई। MLT को बेसिक लिया जाता है, बाकी 4 क्वांटिटीज नहीं लेंगे, है ना। MLT को बेसिक लिया जाता है। फिर बात करूं मैं एरिया की, तो एरिया को किस में मेजर करते हैं अपन? लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, लेंथ को किस में मेजर करोगे आप? मीटर में। इसको किस में मेजर करोगे? मीटर में। तो ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। तो अब यहां मीटर स्क्वायर है ना, तो लेंथ 2 बार आ रही है ना, तो लेंथ की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे? L की पावर 2, और m कितना हो जाएगा? 0, t कितना हो जाएगा? 0। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, बीमा सूत्र, ठीक है। किसका? एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। वॉल्यूम की बात करें अपन, धीरे धीरे मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। बेसिक क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। L को भी हम मीटर में मेजर करते हैं, B को भी हम मीटर में, और H को भी मीटर में, तो ये इसका यूनिट हो गई मीटर क्यूब। मतलब लेंथ 3 बार आ रही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? m0 L क्यूब T0। समझ में आया? चलो और डेराइव्ड क्वांटिटीज के आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया मेरा नेक्स्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है मेरा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को किससे मेजर करते हैं? लेंथ से। टाइम को t से। तो ये क्या हो गया मेरा? m तो 0 हो गया, यहाँ पे L1 हो गया, और t जब ये ऊपर जाएगा तो t -1 हो गया। तो बच्चों 2 तरीके से आप निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, और आपको अगर यूनिट याद हो मीटर पर सेकंड तो उससे बहुत आसानी से निकल सकता है। अब जैसे इसकी यूनिट कितनी होती है? मीटर पर सेकंड,
तो मीटर को किस में मेजर करेंगे? लेंथ में। सेकंड को इससे मेजर करेंगे टाइम में। ये ऊपर जाएगा तो -1, तो वैल्यू -1। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को क्या करते हैं हम? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है। तो वेलोसिटी को किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड में अपॉन टाइम, टाइम को भी सेकंड में। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर को किस में करते हैं हम? लेंथ में। तो यहाँ m की मास की कोई है क्या? नहीं है, लेंथ की है, तो L1 और सेकंड t स्क्वायर हो गया ना, ऊपर जाएगा t-2, तो ये हो गया अपना t-2। तो आपको यूनिट से भी आप डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही कुछ एक और एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए, तो ये इसके डायमेंशनल फॉर्मूला है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। ये तो बेसिक क्वांटिटी है, इनका नहीं पूछा जाता। अब जो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे उनके कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कई कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये आपको याद होना चाहिए। इसी क्रम में अब मेरा आगे आता है, मान लो ग्रेविटेशनल या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट कितनी होती है? ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है। तो मीटर का क्या होगा? यहां पे L पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर जाएगा t-2, यहां पे m0 L1 t-2। तो इसका भी सेम है एक्सेलरेशन की जितना होगा। ठीक है। अब आता है फोर्स। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला है फोर्स का। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे जो आगे हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज निकालेंगे उसमें फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट रखेंगे अपन। तो बार बार फोर्स का निकालने से बढ़िया आप फोर्स का रिमेंबर कर लो। ठीक है, याद रख लो। फोर्स का होता है, देखो फोर्स किसमें नापा जाता है? न्यूटन में। या फोर्स सिंपल फॉर्मूला होता है न्यूटन के सेकंड लॉ से, ma। ठीक है। ये मास है, ये एक्सेलरेशन है, तो मास का क्या होता है? m। एक्सेलरेशन का क्या होता है? यहां मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो, m मीटर का क्या होता है? l। ठीक है। और सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा, t स्क्वायर हो गया ना, ऊपर जाएगा -2, तो t-2, तो ml t-2। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि फोर्स का आपने बहुत जगह काम आएगा। फोर्स के बाद में अगला आता है मेरा वर्क। वर्क का फॉर्मूला याद रख लो, चाहे यूनिट याद रख लो। फॉर्मूला क्या होता है वर्क का? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का मैंने निकाला है ऊपर, वहां से मैं रख दूंगा, डिस्टेंस का मेरा L हो जाएगा। तो फोर्स हो गया मेरा m1 L1 t-2, और ये डिस्टेंस का एक और हो जाएगा L1। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर m1 L2 t-2। ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क की भी तो यही होती है, वर्क की भी यही होती है। तो एनर्जी की जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। क्या हो जाएगा? m1 L2 t-2। अब दोस्तों एनर्जी भी बहुत सारी फॉर्म में एनर्जी होती है। तो आपसे अगर वो पूछे कि राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, इनसाइड द न्यूक्लियस एनर्जी, न्यूक्लियस की एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे, घुमाने के लिए पूछ सकता है वो कुछ भी, तो सारी एनर्जी जो होती हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होता है। ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। मान लो यहां पे है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है मेरा हाफ mv²। ठीक है। हाफ न्यूमेरिक वैल्यू है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगी। m का क्या होगा? यहाँ पे m क्या है? m मास है, v वेलोसिटी है, तो m का हो जाएगा m1। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो देखो मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर मतलब L2 पर सेकंड स्क्वायर मतलब t-2। तो वही आ रहा है ना, ml2 t-2, सेम आ रहा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो आपकी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे रोटेशनल एनर्जी हो, चाहे एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस हो,
सारी एनर्जी का जो डायमेंशन में फॉर्मूला होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, पॉज करके उतारते जाए, मैं आगे धीरे धीरे हम टफ की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। ये बेसिक से थे, अब थोड़ा सा टफ आने लगा है। फोर्स का आपको याद रखना है डायरेक्ट m1, तो यहां पे लिख देता हूं फोर्स का अपने तरफ, यहां काम आएगा अपने। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2। ये हम डायरेक्ट काम मिलेंगे, बार बार मैं आपसे पूछूंगा, याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, एनर्जी का आपने निकाल लिया। चलिए, अब इसके एनर्जी के बाद में आता है आपका पावर। पावर, तो पावर का क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का अभी आपने निकाला था, ठीक है, m1 L2 T-2 और टाइम का t, तो ये हो जाएगा m1 L2 T-3। ऊपर जाएगा ना टाइम, तो एक टाइम और लेस हो जाएगा। ठीक है, तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया आपका m1 L2 T-3। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अब मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं। ठीक है, आप मेरे साथ साथ करते जाइए। जो चीज आपको नहीं, जो थोड़ा सा टफ होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए, नेक्स्ट होता है अपना इंपल्स। इंपल्स या हिंदी में बोलते हैं इसको आवेग। इंपल्स, इसको बोलते हैं आवेग। इंपल्स का या आवेग का मतलब होता है कि फोर्स आपका किसी वस्तु पे लगा कितने टाइम तक। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स, कितने टाइम तक लगा फोर्स। तो इंपल्स का जो फॉर्मूला, इसको आई से डिनोट किया जाता है, और फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का है आपके पास में, फटाफट निकाल के बताओ इंपल्स का कितना हो जाएगा, फिर मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट। अपना फोर्स है अपना m1 L1 T-2 और यहां T1, तो ये हो जाएगा आपका m1 L1 T-1, ये इसका आ गया। नेक्स्ट है अपनी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 टाइम। ठीक है, तो इसका सीधा क्या हो जाएगा, m1 m0 हो जाएगा, L0 हो जाएगा, T-1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से होती है अपनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी मेरी, ओमेगा बराबर 2 पाई है। अब दोस्तों 2 पाई का तो कुछ होगा नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो f का क्या होगा, वही 1 टाइम, तो इसका भी क्या हो जाएगा m0 L0 T-1। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई अपनी। एंगुलर वेलोसिटी का आप निकाल लो, एंगुलर एक्सेलरेशन का आप निकाल लो। तो चलो एंगुलर वेलोसिटी का अपन निकालते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर क्या होगा, v अपॉन r। अब v का क्या होता है देखो, मीटर पर सेकेंड, और r का क्या होगा l। अब इधर भी क्या हो जाएगा, l T-1 अपॉन l। l से l ऊपर गया, तो वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है ना, ये r का l, तो ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा m0 L0 T-1। ये आपका एंगुलर वेलोसिटी का हो गया। आगे निकालो एंगुलर एक्सेलरेशन का। अब अपन धीरे धीरे सरफेस की ओर चल रहे हैं, तो माइंड एकदम कंसंट्रेट करो। ठीक है, अब अपन निकालते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में, सीधा सीधा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये भी सेम ही होगा, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज, एंगुलर वेलोसिटी की बीमा होगी। एंगुलर वेलोसिटी को अभी अपन ने क्या लिखा था, v अपॉन r अपॉन t, तो इससे आप निकाल लो, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड अपॉन l अपॉन t। तो मीटर से मीटर, ये l अपॉन t अपॉन l अपॉन t, तो ये क्या हो गया
ठीक है, कैंसिल आउट हो गया आपका। तो ये t से t ऊपर गया तो ये हो जाएगा t माइनस 2, मतलब ये हो जाएगा m0 L0 t माइनस 2। ठीक है, चलिए आगे है दोस्तों, आगे है अपना, इससे कंफ्यूज मत होना, ये तो अपॉन वाला है, ठीक है, ये नीचे वाला है, ये अपॉन वाला, तो ये सीधा ऊपर ही जाएगा, ये इसके यहां जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है अपना टॉर्क। टॉर्क तो आप जानते हैं क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स का आपको मैंने बोला था डायरेक्ट याद रखना, वो है अपना m1 L1 t माइनस 2 इंटू L1, तो ये हो जाएगा अपना m1 L2 t माइनस 2, ये आपका टॉर्क का हो गया। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, mr स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास और L2 m1 t0, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सिंपल से हो गया, देखो मास का तो m हो गया 1 r, ये डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस की स्क्वायर है तो L का 2 हो गया, टाइम यहाँ पे है नहीं तो टाइम का डायमेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मेरा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल क्या होता है, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी या mvr बोल दो इसको अपन। ठीक है, अब m तो मास हो गया, v वेलोसिटी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई, तो m हो गया, v वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मीटर मतलब l अपॉन t, और इधर एक और l हो गया, तो ये हो गया आपका m1 L2 t माइनस 1। ठीक है, तो ये पॉज करके आप लोग उतारते जाओ। उसके बाद है, आगे चलते हैं अपन, बहुत सारी टर्म्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स में भी है, डायनेमिक्स में है, कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास में बहुत सारे, मैकेनिक्स में है, इलास्टिसिटी में कॉन्स्टेंट्स हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सबकी वैल्यू हम धीरे धीरे फाइंड आउट करेंगे। चीजें समझ रहे हैं ना। अब थोड़े से अपन अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, इनको आप अच्छे तरीके से सॉल्व करो। तो अगला मैं ले रहा हूं इलास्टिसिटी से, अगला है मेरा स्ट्रेस। स्ट्रेस हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं इसको प्रतिबल। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का अपने पास में है m1 L1 t माइनस 2, एरिया का होता है L2, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m1, L ऊपर जाएगा तो -2 हो गया, -2 + 1 -1 t माइनस 2, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया स्ट्रेस का। इसी में इलास्टिसिटी में एक और टर्म आती है स्ट्रेन या विकृति। ठीक है, विकृति, इसको अपन क्या बोलते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ भी वही होती है, इनिशियल लेंथ भी वही होती है, एल हो गया तो एल अपॉन एल, ये हो गया 0, 0 मतलब 1 मतलब डायमेंशनल लेस क्वांटिटी हो गई है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। दोस्तों इसकी यूनिट नहीं है, कुछ भी यूनिट नहीं है तो इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, वो ध्यान रखनी है आपको। यहां यूनिट नहीं है इसलिए डायमेंशन भी नहीं है, यूनिट नहीं है इसलिए डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, वो समझ गए ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब आता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस पूछा जाता है, ध्यान देना इस पे। तो y, अब यंग्स मॉडुलस क्या होता है, हुक्स लॉ पढ़ा है ना सबने। हुक्स लॉ में जब कांस्टेंट हटाते हैं तो अपन अलग अलग कांस्टेंट काम में लेते हैं कि आपका
साइज में चेंज हो रहा है, आपका आकार में चेंज हो रहा है, लेंथ में चेंज हो रहा है या वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। तो जब लेंथ में चेंज होता है तो अपन यंग्स मॉडुलस लेते हैं, ठीक है। जब वॉल्यूम में चेंज होता है तो अपन वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट लेते हैं के, और जब आकार में चेंज होता है तो अपन ईटा लेते हैं, शियर कांस्टेंट, ठीक है, दृढ़ता गुणांक। तो यहाँ पे y है, तो y क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का निकाल रखा है अपन ने, स्ट्रेन की कुछ होती नहीं है, तो इसका सिंपल सा आ जाएगा m1 L1 T-2। ये इसका आंसर हो गया यंग्स मॉडुलस का, ठीक है। अब सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, ये क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। निकाल के बताओ फटाफट, पॉज करके निकालो इसको। फोर्स अपॉन लेंथ होता है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। फोर्स का है आपके पास में, अपॉन लेंथ है। तो ये आ जाएगा आपका, फोर्स का है आपके पास में m1 L1 T-2 अपॉन L1, तो ये हो जाएगा m1 L0 T-2, ठीक है। तो ये आपका सरफेस टेंशन हो गया। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हम करते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है वो वीडियो को शुरू से देखें, स्किप नहीं करें बिल्कुल भी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। चलो अब कुछ अलग करके देखते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। Q बराबर क्या होता है अपना IT। आई यहाँ पे करंट है, T टाइम है, तो करंट का अपन ने क्या लिया था, एम्पियर, ठीक है। टाइम का क्या लिया था, T। तो इसको हम पूरा लिखेंगे M0 L0 A1 T1, ठीक है। करंट का क्या लिया था अपन ने, एम्पियर। समझ गए ना बात को। चलिए अगला है अपना इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। वर्क डन का आपको पता ही है क्या होता है, वर्क, और या चार्ज का आपको पता ही है क्या होता है, तो फटाफट लिख लीजिए। वर्क का होता है अपना m1 L2 T-2, चार्ज का अपन ने निकाला है m0 L0 A1 T1। चलो तो ये हो जाएगा मेरा m1 L2 A-1 T-3, ठीक है। चेक कर लेना एक बार। फिर उसके बाद में आता है अपना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। R, ओम के नियम से, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू I आ गया, R इज इक्वल टू V अपॉन I। V का भी है अपने पास में, R का भी है अपने पास में, I का भी है, सॉरी। तो V का कितना है अपना m1 L2 A-1 T-3, और I का कितना है मेरा A। ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा मेरा m1 L2 A-2 T-3, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का हो गया। अब कुछ और देखते हैं। चलिए डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट देखते हैं। अब एक नई चीज, डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट में लेता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसको बोलते हैं अपवर्तनांक, है ना। आपने नाम सुना होगा म्यू, इसको बोलते हैं अपवर्तनांक, ठीक है। म्यू क्या होता है, C अपॉन V, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ एनी जो भी पार्टिकल है हमारा उसका। तो स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है मीटर पर सेकेंड, यहां भी मीटर पर सेकेंड, तो ये भी क्या हो गया 1, मतलब डायमेंशनलेस।
तो क्या दोस्तों सारे कांस्टेंट डायमेंशनलेस होते हैं, उनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता? ये हम अब देखेंगे, ठीक है। तो अब हम और कांस्टेंट देखते हैं। यहां पे आप ये चीज नोट करते रहिए, क्या सारे कांस्टेंट डायमेंशनलेस होते हैं? इसका जवाब अभी आपको 1 मिनट के अंदर अंदर मिल जाएगा। चलिए अगला कांस्टेंट मैं ले लेता हूं इन्हीं, इसमें हमारे पास एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सबसे पहले उसी को देखते हैं अपन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी। यूनिट आपने देखी होगी, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है, इसका तो कुछ होगा नहीं, तो G इज इक्वल टू न्यूटन फोर्स का होता है, तो ये हो जाएगा m1 L1 T-2, फिर मीटर स्क्वायर में हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर में हो जाएगा मास का स्क्वायर, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ तो m-2 + 1 ये हो जाएगा -1, उसके बाद में L3 2 और ये मिला के 1 और T-2, तो ये आपका आंसर है। मतलब कि सभी कांस्टेंट जो होते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला 0 नहीं आ रहा है, डायमेंशनलेस नहीं आ रहा है, दैट मींस सभी कांस्टेंट्स का डायमेंशनल फॉर्मूला 0 या डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है। चीज समझ में आई? अगला अपन लेते हैं इसी के, उसमें एक हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट H, वैल्यू याद होनी चाहिए आपको 6.623 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। जूल किसका होता है? वर्क का है अपने पास में, सेकेंड है, निकाल के बताओ पॉज करके जल्दी से, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू का कुछ होगा नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू का कुछ नहीं होगा, तो यहां हो जाएगा जूल, तो ये हो जाएगा m1 L2 T-2 और T, तो ये हो जाएगा मेरा m1 L2 T-1, यही आ रहा है आपका सबका। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। एक आता है दोस्तों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये भी पूछा जाता है कई बार, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। गैस इक्वेशन पढ़ी है ना आपने, PV = KT, तो ये जो K होता है ना, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, तो K हो जाएगा मेरा PV/T। अब दोस्तों P क्या है? प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा प्रेशर हो जाएगा अपना फोर्स अपॉन एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम। चलिए फोर्स का क्या है अपने पास में? m1 L1 T-2, वॉल्यूम का है L3 अपॉन L2 इंटू T, सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो गया अपना m1, देखो L2 से L2 गया तो इधर हो जाएगा L2, T ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T-3, ठीक है। तो ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हो गया। तो कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूला मिल रहे हैं मुझे, दैट मींस कांस्टेंट के डायमेंशनल लेस क्वांटिटी नहीं होती, कांस्टेंट के भी कुछ ना कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलाज होते हैं। अब दोस्तों कुछ एक मैं आपको 2 या 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल कराता हूं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना इसकी बुक में, और जो आपको नहीं आए, ठीक है, जो नहीं आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताना मुझे, ठीक है, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा आपके लिए यहाँ पे। लेकिन प्रैक्टिस करना आपका काम है, प्रैक्टिस नहीं की तो भूल जाओगे मेरे भाइयों। एक आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको बोलते हैं अपन हिंदी में श्यानता गुणांक, ठीक है। और श्यानता गुणांक को हम परिभाषित करते हैं, ये होता है कांस्टेंट ऑफ विस्कोसिटी, एग्जैक्टली फोर्स इनटू डिस्टेंस चेंज अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी चेंज, फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी,
ये इसका फॉर्मूला है, एरिया इनटू वेलोसिटी चेंज। इसको और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं अपन, फोर्स अपॉन वो फोर्स इनटू डिस्टेंस चेंज अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी चेंज। चलो निकाल सकते हो, इसको ईटा से डिनोट करते हैं अपन, तो ये हो गया ईटा इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स का हो गया m1 L1 T-2 इंटू डिस्टेंस चेंज, डिस्टेंस का L हो जाएगा अपॉन एरिया, एरिया का L2 हो जाएगा इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड मतलब LT-1। सॉल्व करो, m1 L3 हो गया ना टोटल, ये नीचे L3, इधर L2 हो गया, 3 माइनस का है 2 प्लस का है तो L-1, T माइनस का ऊपर जाएगा तो T प्लस का हो जाएगा T-1। देखो जरा यही आ रहा है क्या, ठीक है। तो ये आपका, अब एक आपको मोल वाला करके बता देता हूं, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। सी, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट जो होता है वो हम बोलते हैं हीट अपॉन एनर्जी, या इनको सिंपल सी हम डिफाइन करते हैं इसको सी से, और इसको बोलते हैं अपन, जो हीट का फॉर्मूला होता है हीट Q इज इक्वल टू, मैं बोलता हूं इसको एन सी इंटू डेल्टा टी का टेम्परेचर चेंज, ठीक है। अब ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स बोल देते हैं इसको अपन। तो सी को मैं लेना चाहूं तो सी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हीट आ गया इधर तो एनर्जी, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर चेंज, तो इसका तो हो जाएगा अपना हीट या एनर्जी, एनर्जी ml 2T-2 अपॉन मोल इनटू केल्विन, ठीक है। ml2 आएगा यहाँ पे दोस्तों, चेक कर लेना एक बार आप, ठीक है। तो इसको मैं लिखूं तो यहां लिख सकता हूं इसको मैं m1 L2 T-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ एक इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूले थे, और अब आपके सिर्फ 2 मिनट और चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमने देखा था दो आपके पास में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी, पहली तो थी आपकी प्लेन एंगल और दूसरी थी आपकी सॉलिड एंगल, थी ना, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट थी रेडियन और इसकी यूनिट कितनी थी, स्टेरेडियन, दोनों की यूनिट है। अभी तक हमने ये देखा था कि जिसकी यूनिट नहीं है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्या था कि जिस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट नहीं होती वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इनकी यूनिट है, लेकिन फिर भी ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, मतलब इनकी डायमेंशन नहीं होती है। अब आपके पास में क्वेश्चन आएगा कि किसी भी ऐसी क्वांटिटी का नाम बताओ जिसकी यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। लेकिन अगर आपसे पूछे कि यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है तो आप बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आपका, स्ट्रेस हो गया आपका, समझ गए बात को। लेकिन अगर वो बोले कि डायमेंशन है और यूनिट नहीं है, ऐसी कोई यूनिट है क्या, तो ऐसी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो तीन चीजें हो गई ना आपकी, पहली यूनिट है
डायमेंशन भी है। दूसरी चीज यूनिट है, डायमेंशन नहीं है। तो इसकी आपके पास में दो हो गई, एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। लेकिन अगर वो बोले कि डायमेंशन है और यूनिट नहीं है, तो क्या ऐसी कोई क्वांटिटी है? तो अपन बोलेंगे ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो ये डायमेंशंस का एक छोटा सा आपके ब्रीफ दिया मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में जल्दी ही मिलते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं संजय पारिक आपका फिर से थैंक यू वेरी मच बोलता हूं। थैंक्स।